हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज इस वर्कशीट को शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारी वर्कशीट है 75 यानी कार्यपत्रक 75। डेट है हमारी 21/1/2021। और आज चैनल पे पहली बार मैंने कोई वर्कशीट खोली हुई है। ठीक है, तो ये चैनल पे पहली बार है। जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ मैं कि चैनल पे पहली बार है कि मैंने किसी वर्कशीट को ऐसे मतलब ओपन करा है पीडीएफ के फॉर्म में। और आपको समझाने जा रहा हूँ, वरना मैंने तो कॉपी के ज़रिए ही जो है सब कुछ समझाया है। तो जो है कि इस वर्कशीट में अनुच्छेद दिया गया और मुझे लगा कि वो अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी क्लास 9th में हूँ। तो भारत का भौतिक स्वरूप की वर्कशीट आई है। ठीक है, और ये जो अगर पुनरावृत्ति के हिसाब से बात करें तो ये है भाग 2। ठीक है, ये भाग 2 है। और भाग 2 है ये हमारी। और इसी के साथ साथ इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में और भी बहुत कुछ, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि हिमालय के बारे में हमने पता किया था कि हिमालय के 3 जो क्षेत्र होते हैं वो कैसे थे। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया था। तो ये सब हमने पढ़ा था। और आज इस वाली वर्कशीट में हम जो है उन बातों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा डिस्कस करेंगे उन सारी बातों को। और इसमें टोटल जो है हमारे 10 क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, 10 क्वेश्चन आंसर्स है। और जो 6th क्वेश्चन है वो एक अनुच्छेद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना हम अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। ठीक है, या तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले जो है हम अपना ख़त्म करेंगे पहले क्वेश्चन आंसर्स को, फिर उसके बाद जो है अनुच्छेद 6 पे आएंगे। तो अब मैंने इसको कॉपी में लिख के रखा हुआ है, पर मैं पहले आपको ऐसे सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है दोआब। ठीक है, तो जो दो नदियों के बीच का भाग होता है ना उसे हम दोआब कहते हैं। ठीक है, याद रखना, दोआब यानी कि दो, और भाग को कह देंगे हम आब। ठीक है, यानी दो आब। आब से मतलब होता है भाग और दो मतलब दो नदी। ठीक है, पंजाब का नाम भी पंजाब इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ से 5 नदियाँ जो है बहती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 नदियाँ जो है वहाँ से बहती हैं, इसीलिए उसका नाम पंजाब रखा गया है। और इसीलिए दो नदियों के बीच का भाग जो है वो दोआब कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया इसी में। प्रश्न नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप। तो अब देखो, एक मांजुली करके एक द्वीप है। ठीक है, मांजुली ऐसे कुछ लिखते हैं उसे। ठीक है, तो मांजुली, ठीक है, ये है। तो ऐसे करके कोई सा एक द्वीप है। ठीक है, मांजुली करके। और वहाँ पर जो है सबसे बड़ा वो आवासीय नदीय द्वीप है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर नदी का बहाव कम हो जाता है और वहाँ पर जो है ऐसे गाद टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, यानी मिट्टी टाइप की जम जाती है। और अगर मिट्टी टाइप की जम जाएगी तो वहाँ पर एक द्वीप का निर्माण होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा आवासीय द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र पे स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी मैंने लिखा हुआ है ये आंसर, आप टेंशन मत लो। हालांकि आपको अगर ऐसे लिखना है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र ऐसे लिखते हैं। हालांकि मैंने आंसर लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आंसर, पर मैंने सोचा कि आपको वर्कशीट से भी थोड़ा बहुत क्लियर करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वर्कशीट से क्लियर करवाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रश्न नंबर 3 है इसका, देखो इसका हो गया। ठीक है, इसका था ब्रह्मपुत्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का आंसर है ब्रह्मपुत्र। और टेंशन मत लेना, ठीक है, मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, मैं लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, अभी प्रश्न नंबर 6 आएगा तो मैं दिखा दूंगा, तो सारे के सारे आंसर दिखा दूंगा आपको अच्छे से। पहले आप वर्कशीट को अच्छे से समझ लो, फिर आंसर भी देख लेना। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो है कॉपी में कुछ नहीं लिखना, अभी बस इसको देखते रहना क्या क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 है, शतलुंज तथा काली नदी के बीच हिमालय का कुमाऊं भाग। ठीक है, हिमालय का कुमाऊं भाग के नाम से जाना जाता है। तो सतलुज और काली नदी। ठीक है, सतलुज यानी हम समझ गए कि ये कहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि हिमालय के 3 भाग है, 1 2 और 3। ठीक है, इसके ऊपरी भाग को हिमाद्री कहते हैं, निचले उसके नीचे वाले भाग को मध्य हिमालय या हिमांचल, और उसके नीचे वाले को शिवलिका। ठीक है, या भ्राय हिमालय भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसने सतलुज की बात करी है, हमारा पंजाब जो है वो कुछ यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर। और सतलुज नदी जो है वो भैया बहती है वहाँ पे, काली नदी ये भी वहाँ बहती है। ठीक है, तो इसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई साहब सतलुज बहती है हिमालय के ऊपर से और वहाँ पर काली नदी स्थित है, इसलिए हम उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4 है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट। तो पश्चिमी तटीय पट, अब देखो कई कई लोग जो है कन्नड़ और कोंकण में थोड़ा फंस गए। ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि पश्चिमी तटीय। अब पश्चिमी तटीय से क्या अर्थ हो गया भाई साहब,
ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से देखो, भारत का मैप देखो, भारत का मैप मेरे को बनाना नहीं आता थोड़ा सही से, ठीक है। मैंने थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे, तब जाकर मैं सही से बना पाता हूँ। हालांकि कुछ ऐसे ही होता है ना, छोड़ो, अपने भारत के मैप की हम मजाक नहीं बनवाएंगे। तो क्या है कि गोवा देखो ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर जो है गोवा है, ठीक है, यहाँ पर गोवा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा गोवा है, ठीक है। देखो गोवा भी लिखना नहीं आ रहा है, अरे रे। तो ये रहा हमारा गोवा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, गोवा है, ठीक है। और गोवा है तो भाई साहब, गोवा तो एक तट है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है पश्चिमी पट्टी की बात कर रहा है। अब वहाँ पर गोवा का नाम तो आया है ना, कन्नड़ का नाम तो आया नहीं, केरला का कन्नड़ जो है हमारा, उसका नाम तो आया नहीं है ना। जो हमारा केरला या फिर उसके नीचे वाले इलाके जो आते हैं हमारे, उनका नाम तो नहीं आया ना। तो इसीलिए हम कोंकण पे ही राइट टिक करेंगे, ठीक है। यानी हमारा जो कोंकण है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कोंकण जो है वो बिल्कुल सही है, तो आप कोंकण पे राइट कर लेना, ठीक है। आपका कोंकण जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, तो आप कोंकण को राइट कर देना बिना किसी डाउट के। अब प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, डैश की झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो देखो चिल्का, ठीक है, जो चिल्का झील है वो सबसे बड़ी झील है, चिल्का, ठीक है, या चिलक भी कहते हैं पर चिल्का होता है, ठीक है। तो चिल्का जो है वो सबसे बड़ी भारतीय खारे पानी की झील है, ठीक है। अभी आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। अब अनुच्छेद 6 के बाद हम आंसर की बात करेंगे, ठीक है, जो मैंने कॉपी में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 6 को एक बार हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 6 देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 6 को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो तू थोड़ा सा यहाँ आ जा, हाँ ठीक है। तो अब देखो अनुच्छेद 6, तो उत्तर मैदान 3 प्रणालियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों से बना है, ठीक है। तो अब जो उत्तर मैदान है वो किन सहायक नदियों से बना है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बने हैं, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बने हैं, यानी नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उससे ये बने हुए हैं। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े पैमाने पर बेसिन द्रोण में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, यानी जो हिमालय का गिरिपद है वहाँ से जो है जलोढ़ का निक्षेपण हुआ, क्योंकि भैया वहीं से तो हमारी नदियाँ बह के आती हैं ना, ठीक है। इससे जो है उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हो गया। इससे क्या हुआ कि मिट्टियों का निर्माण हुआ, ठीक है। जो नदियाँ थी वो मिट्टी लेकर आई, जलोढ़ मिट्टी, जिससे क्या हुआ, उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। और इसी प्रकार से उत्तरी मैदान का निर्माण भी हुआ, ठीक है। इसका विस्तार, अब इसके जो ये फैलाव है ना, जो इसका उत्तरी मैदान का फैलाव है उसकी बात करते हैं। तो इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, ठीक है। यानी कि 7 यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे और लाख, ठीक है, ये लाख, ठीक है। लाख को हम ला से प्रदर्शित करेंगे, तो इसका क्या है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका जो है हमारा क्षेत्रफल, ठीक है, या क्षेत्र। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा एवं 3220, माफ़ करना, यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। यहाँ क्या करना, हमें क्षेत्रफल की बात करी, यहाँ पर इसकी लंबाई या 2400 किलोमीटर, चौड़ाई है 240 या 320 के करीब करीब, ठीक है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर समृद्ध जल, मृदा आवरण, पर्याप्त जल उपलब्धता, अनुकूल जलवायु कृषि को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। जिस कारण ये कृषि दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। इसीलिए इसे भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, किसको, उत्तरी मैदान को, ठीक है। उत्तरी पर्वत वाले नदियाँ निक्षेप कार्य में लगी हैं। तो अब उत्तरी मैदान की नदियाँ सदैव कार्य में लगी रहती हैं, ठीक है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। और अभी अभी मैंने बात करी थी कि सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है मानजुली, ठीक है, वो कहाँ है, ब्रह्मपुत्र में। तो वो भी कैसे बना है, नदी की गति के कम होने के कारण, ठीक है। और ये नदियाँ अपने निचले, ठीक है, ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराएं में बढ़ जाती हैं, और इन धाराओं को हम कहते हैं वितरिकाएँ, ठीक है। इन धाराओं को क्या कहते हैं, वितरिकाएँ। तो यहाँ से जो है हमारा अनुच्छेद जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब जो है हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर पे, जो हमने करके रखे हुए हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। तो अब जो है वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं और चलते हैं अपने कॉपी के फ़ोटोज़ पे। तो अब ये रही देखो हमारी कॉपी, ठीक है। और यहाँ से जो है आप सारे आंसर उतार लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 2 3 आपके सामने है, ठीक है, आप इसे उतार लेना, ठीक है।
इसके लिए अगले पेज पर चलते हैं, ठीक है। आप इसे उतार लो, पहले अच्छे से उतार लो, वीडियो को पॉज करके ना इसे अच्छे से उतार लो। मैं इसे साइड में कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्रश थोड़ा साइड में, हाँ अब देखो, अब आप उतार सकते हो आराम से। तो उतार लीजिए इसे, और ये अगला पेज, इसे उतार लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि पीछे भी प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है, इसलिए ये भी प्रश्न नंबर 3 ही है। प्रश्न नंबर 4, 5, 6, अब छठे की जो है हम बात करेंगे, ठीक है। जो है कि हमने अनुच्छेद तो पढ़ लिया अपना, ठीक है। अभी हमने अनुच्छेद पढ़ लिया, अब प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। उत्तरी मैदान की तीन प्रमुख नदियों प्रणालियों के नाम बताइए। अभी हमने पढ़ा था ना, तो चलो फिर इसका आंसर देते हैं। पहले आप इन सबको उतार लेना, ठीक है। उतार लिया आपने, तो हाँ उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, और हम चलते हैं अपने आंसर पे। और आंसर ये रहा, ठीक है। उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदियाँ प्रणालियाँ हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो आप इसे उतार लेना। दूसरा है, उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की मृदा से हुआ है। तो नदियों द्वारा लाई जाने वाली जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं, ठीक है। उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ, जलोढ़ मृदा से। तो ये था आपके दूसरे अनुच्छेद 6 का दूसरे का प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं अनुच्छेद 6 के। तो नदियों द्वीप का निर्माण क्यों होता है। तो देखो, नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी का बहाव कम हो जाता है और नदियाँ द्वीप का निर्माण होता है, ठीक है। नदी या द्वीप का निर्माण होता है किस कारण, क्योंकि नदी की जो गति है वो कम हो जाती है, ठीक है, इस कारण। और वहाँ पर जो है मृदा आके इकट्ठा हो जाती है और इस प्रकार से नदी और द्वीप का निर्माण होता है, ठीक है। अब जो है तीसरे की बात हमने कर ली, चौथे की बात करते हैं। तो उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र क्यों है। तो देखो, पर्याप्त जल, ठीक है, पर्याप्त जल, उपजाऊ मृदा, अनुकूल जलवायु के कारण उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ आपको ये सब मिलेगा, आप तो उसी की तरफ भागोगे ना, ठीक है। तो अब देखो, उत्तरी मैदान में क्या है, मृदा अच्छी है, अनुकूल जलवायु है उत्तरी मैदान, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे जलवायु वहाँ की बहुत अच्छी है, ठीक है। वहाँ पर जो है साफ़ हवा है, जिस कारण वो लोगों के रहने के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। और वहाँ पर जो है काफ़ी कृषि भी अच्छी होती है, ठीक है। वहाँ खाना भी बहुत सारा है, ठीक है। तो खाने के प्रेमी के लिए तो वो जगह बहुत अच्छी है, तो इसलिए उत्तरी मैदान जो है वो कृषि की दृष्टि से एक अच्छा क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 7 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 ये रहा। तो प्रश्न नंबर 7 है, दून से आप क्या समझते हैं। तो हिमालय और शिवलिक, ठीक है। ये रहा आपका हिमालय, और ये जो तीनों, ठीक है, हिमालय, मध्य हिमालय और शिवलिक, इन तीनों में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जो पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं या जो घाटियाँ पाई जाती है, उसे ये हम दून कहते हैं, ठीक है। अब इनके बीच जो देहरादून स्थित है, ठीक है, देखो देहरादून, ठीक है, आपका देहरादून हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो देखो इसमें दून आ रहा है ना, ये लास्ट में देखो, ये यहाँ पर, ये देखो दून आ रहा है ना इसमें। तो यहाँ पर भी जो घाटियाँ बहुत पाई जाती हैं, इसलिए इसे देहरादून कहते हैं। और ये जो है ये हिमालय के पास स्थित है, ठीक है। तो दून का मतलब आप समझ गए, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, खादर और बादर में कोई 3 अंतर बताइए। तो पहले आप इसे उतार लेना, ठीक है। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो आपके सामने है खादर और बादर का जो अंतर, ठीक है। तो ये रहा। तो खादर नवीन जलोढ़ मृदा है और बादर पुरानी जलोढ़ मृदा है। रेतीली व बारीक मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, और और यहाँ पर क्या है, कंकड़ और कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। और तीसरा है, बार बार नवीनीकरण संभव है, बार बार नवीनीकरण संभव नहीं। यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है मृदा जो है, मिट्टी जो होती है वो बार बार चेंज होती रहती है, पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मिट्टी है वो बार बार चेंज नहीं होती है, ठीक है। और ये जो हमारा खादर है वो पाया जाता है उत्तरी मैदान आदि स्थान पर, और जो हमारा बादर है वो नदी से दूर ऊंचे स्थान पर पाया जाता है। तो ये था आपके प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, आप इसे उतार लेना। और हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 है, प्रायद्वीपीय मैदान की विशेषताएं बताइए। तो सामान्यतः प्रायद्वीपीय मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 700 से 1000 मीटर के बीच होती है, ठीक है। इसे दक्षिण का पठार कहते हैं, जबकि उत्तरी मैदान को मध्य भूमि कहते हैं। इसके दक्षिण वाले हिस्से को क्या कहते हैं, हम पठार कहते हैं, दक्षिण का पठार, और उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी भाग, ठीक है, या मध्य भूमि भी कहते हैं। दक्षिण पठार के पश्चिमी तट तथा पूर्वी किनारे पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो दक्षिण पठार के, ठीक है, दक्षिण पठार के जो पश्चिमी तथा पूर्वी किनारे होते हैं उन्हें ही हम पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहते हैं, ठीक है।
तो ये था आपके प्रश्न नंबर 9 का उत्तर, आप इसे उतार लेना। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 10 है भारत, ठीक है, क्या है ये, एक मिनट, हाँ। तो भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। अब ये बात बिल्कुल सही है, जो हमारी भारत की भूमि है वो कई कई क्षेत्रों, कई कई चीज़ों में अलग अलग है, ठीक है। जैसे हिमालय में बर्फ़ है, प्रायद्वीपीय पठार जो है उसमें थोड़ी ठंड गर्म दोनों मिलता है। तो ये देखो, ये विविधताएं हैं, ठीक है, विविधताएं हैं ये सब। तो हमें जो है 5 उदाहरण देने हैं इस कथन को सही ठहराने के लिए। तो ये रहा आपका उत्तर, भारत में अत्यधिक भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो अब इसका उदाहरण में सबसे पहले आता है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वतीय भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, साथ ही यह सदावाहिनी नदियों का भी स्रोत है, ठीक है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो सदा बहती रहती हैं, कभी भी रुकती नहीं है। इसे हम 3 भाग, हिमाद्री, हिमालय और शिवलिका में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला उदाहरण, आप इसे उतार लेना। और हम चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। एक मिनट, हाँ। तो ये रहा हमारा दूसरा उदाहरण है उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान। तीसरा उदाहरण है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है द्वीप समूह। पांचवा है तटीय मैदान। आपने इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है तो ज़्यादा समझाने की कोई बात होगी नहीं। तो उत्तरी मैदान जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं, यह मैदान कृषि के लिए सबसे बेहतर है क्योंकि यहाँ उपजाऊ मृदा, उपयुक्त जल मौजूद है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, यह पठारी भाग खनिज संपदा से धनी है। यहाँ पर जो खनिज है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह भारत का प्राचीन भूभाग भी है। चौथा है द्वीप समूह, चारों ओर से जल से घिरा है। भारतीय द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह शामिल है, ठीक है। हम द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है और बीच में जो है एक स्थान रहता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, ठीक है। आप हमेशा याद रखना इस बात को। तटीय मैदान, नदियों द्वारा लाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उपजाऊ मैदान है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 75। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना हर बार की तरह लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद। अब इसे थोड़ा बंद करते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।